नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पी फॉर पॉलिटी चैनल पे। और हम लेके चल रहे हैं आपकी यूनिट 1 जो कि है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी और उसका जो सब पार्ट है पॉलिटिकल ट्रेडिशन। उसमें लास्ट टाइम हमने सोशलिज्म कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे फासिज्म के बारे में। ठीक है, फासिज्म को जब भी हम कवर करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम जो चैनल है वो आप ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और वहां पे मैं जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो पोस्ट करता रहता हूं, वो आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो क्विज और अपनी जो बेसिक नॉलेज है वो टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने फासिज्म के बारे में। तो जो फासिज्म है, ऐसा नहीं है कि आपके डायरेक्टली यदि आप सिलेबस देखते हैं तो फासिज्म के बारे में डायरेक्टली वहां पे मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फासिज्म के बारे में आपके जो एग्जाम हुए हैं उसमें जिक्र भी ना होता हो। फासिज्म एक दूसरे के साथ जो बाकी जो ट्रेडिशन है, सोशलिज्म हो गया, मार्क्सिज्म हो गया, उनसे ही इंटरलिंक है। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे कि किस हिसाब से इंटरलिंक करता है। आज हम देखेंगे इसमें फासिज्म पढ़ते टाइम हम देखेंगे फ्रैंकफर्ट स्कूल का भी जिक्र आता है आपका। ठीक है, जो आपके नियो मार्क्सिज्म में हमने देखा था आपका। और उसके बाद जिसमें जो डेमोक्रेटिक वेव्स हैं, जो 3 डेमोक्रेटिक वेव्स आपके सैमुअल पी हंटिंगटन देते हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। क्योंकि ये जो फासिज्म है नाजिज्म है, क्योंकि फासिज्म आपका मसलिनी इटली का है, ठीक है, और नाजिज्म आपका जर्मनी हिटलर का है। तो यहां पे हम देखते हैं कि जो फर्स्ट वेव जो आपकी आती है यूएसए और वेस्टर्न यूरोप में, उसके बाद उसकी जो रिवर्स वेव आती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद हम देखते हैं, तो उसके बाई प्रोडक्ट हैं आपके फासिज्म नाजिज्म। तो इसी बारे में आज हम देखेंगे कि जो फासिज्म वर्ड है इसका क्या मीनिंग है, और जो डिफरेंट टाइप की जो डिक्टेटरशिप जो आइडियोलॉजी है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कंट्रीज एक्सपीरियंस करती हैं उनके बारे में भी आज हम देखेंगे। तो फासिज्म जो वर्ड है आपका, ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, और इसका मतलब आपका होता है बंडल ऑफ रोड्स टाइड विद रेड रिबन। और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? यूनिटी और सॉलिडेरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही है कि फासिज्म यदि मान लो मसलिनी इटली में यूज ना करता है इस वर्ड को, तो वर्ड का मीनिंग तो बहुत ही पॉजिटिव है, यूनिटी और सॉलिडेरिटी को प्रमोट करता है। लेकिन यहां पे फासिज्म वर्ड को क्या किया जाता है? यूज किया जाता है मसलिनी के द्वारा। और क्यों यूज किया जाता है? टू रिप्रेजेंट द मूवमेंट फाउंडेड बाय डिक्टेटर इटली मसलिनी, कि जिस टाइप की डिक्टेटरशिप उन्होंने जो इटली में स्टैब्लिश की थी अपनी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो फासिज्म जो वर्ड है उसका यूज करते हैं। और टाइटल ऑफ हिज पार्टी, अपनी जो पार्टी है उसका टाइटल रखते हैं फासिस्ट पार्टी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो फासिज्म का मतलब जो डिक्टेटरशिप आइडियोलॉजी है, तो फासिज्म आपका इटली में हो गया, नाजिज्म आपका हिटलर जर्मनी में हो गया, सालाजारिज्म आपका पुर्तगाल में आता है, ठीक है, और पेरोनिज्म आपका अर्जेंटीना में आता है, और गॉलिज्म आपका फ्रांस में आता है। ये डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मैच द फॉलोइंग में। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो फासिज्म जो आपका आता है, जिसमें मसलिनी इस वर्ड को यूज करता है अपनी डिक्टेटरशिप जो आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट करने के लिए इटली में। लेकिन साथ के साथ हम देखते हैं कि नाजिज्म भी आता है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या ये 100% एक दूसरे के इक्वल है या सिमिलर है, या फिर एक दूसरे से ये डिफरेंट है आइडियोलॉजी में? तो हम देखते हैं कि काफी बार बच्चे फासिज्म और नाजिज्म में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आज हम इन दोनों के बीच में ही डिफरेंस देखेंगे कि मसलिनी की क्या आइडियोलॉजी थी जब वो फासिज्म को प्रमोट करते हैं, और हिटलर की क्या आइडियोलॉजी है जब वो नाजिज्म को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि फासिज्म आपका क्या करता है? नेशनलिज्म पे फोकस करता है, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट पे फोकस करता है, स्टेट की पावर पे फोकस करता है। लेकिन हिटलर आपका नाजिज्म फोकस किस पे करता है? रेशियल आइडियोलॉजी पे फोकस करता है। रेशियल आइडियोलॉजी का मतलब यही है कि जो जर्मन है वही क्या है? प्योर रेस के हैं। बाकी जो जर्मनी में हमने देखे थे कि उन्होंने हिटलर ने यहूदी मरवा दिए थे, वो इसलिए मरवा दिए थे कि ये किसी प्योर रेस से बिलोंग नहीं करते। सबसे पहली बात तो ये थी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं स्टेट और सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फासिज्म, जो कि मसलिनी के बारे में जब भी मैं फासिज्म बोलूंगा तो आपके दिमाग में मसलिनी आना चाहिए, नाजिज्म बोलूंगा तो आपके दिमाग में हिटलर आना चाहिए। तो फासिज्म आपका क्या करता है? स्टेट को पहले रखता है इंडिविजुअल से। ठीक है, कि स्टेट को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी आपके इंडिविजुअल से। तो इसीलिए जब प्लेटो भी इस बारे में बात करता है, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हमने किया था प्लेटो में, तो प्लेटो भी यही कहता है कि स्टेट को प्रायोरिटी पहले दी जाएगी इंडिविजुअल से। इसीलिए प्लेटो को बोला जाता है क्या? फर्स्ट फासिस्ट बोला जाता है, इस रीजन से कि वो जो स्टेट है उसको तवज्जो ज्यादा देते हैं कि इंडिविजुअल के जो राइट्स है ना, यदि वो भी त्यागने पड़े स्टेट के इंटरेस्ट के लिए, तो त्यागे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन नाजिज्म आपका किस पे फोकस करता है? बेसिकली आपकी सोसाइटी में जो रेस है, जो प्योर रेस है, उस पे फोकस करता है। ठीक है, एक्सपेंशनिज्म पे, कि मतलब विस्तारवाद की किस टाइप की, जब फासिज्म के बारे में बात करते हैं हम, तो फासिज्म आपका क्या करता है कि ये नेशनल एक्सपेनिज्म के जो विस्तारवाद के लिए फोकस तो करता है, लेकिन ये आपका रेस पे फोकस नहीं करता। लेकिन नाजिज्म आपका क्या करता है? नाजिज्म अपनी जो आइडियोलॉजी है इस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है एक्सपेंशन, की मोर स्पेस फॉर जर्मन्स। ठीक है, कि जितना वो एक्सपेंड करेंगे उनके पास उतना ही स्पेस होगा जो जर्मन जो प्योर रेस है उनके लिए रहने के लिए। ये वर्ड आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपका लेवेनस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट आपको किसको करता है? आपके जो हिटलर की आइडियोलॉजी को, जो एक्सपेंशन, जो विस्तारवाद की जो उसकी आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट करता है। ठीक है, कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं।
तो फासिज्म क्या करता है, ग्लोरीफाई करता है जो एंशिएंट ट्रेडिशन और कल्चरल हेरिटेज को। और नाजिज्म क्या करता है कि नाजिज्म क्या कहता है कि जो हिस्ट्री है ना, वो उसमें जो बेसिकली हिस्ट्री को क्या करना चाहता है, खत्म करना चाहता है, और अपना एक जो हीरोइक नैरेटिव है कि अपनी एक छाप छोड़ने की बात करता है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि सिंबल का, ये काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है जब भी सिंबल जिस हिसाब के वो यूज करते हैं। तो फासिज्म तो आपका बेसिकली जो हीरोज हैं उनकी फोटोज और स्ट्रेंथ और यूनिटी के जो सिंबल यूज करता है, लेकिन नाजिज्म में हिटलर आपके स्वास्तिक का यूज करता है। ये स्वास्तिक जो हिंदुइज्म में जो स्वास्तिक है, आपने देखा होगा घरों में ऐसा, उससे काफी डिफरेंट है। काफी आज के टाइम पे जब इंटरनेशनल रिलेशन देखते हैं तो काफी बार इस वर्ड का यूज किया जाता है और इस सिंबल का यूज किया जाता है, साइन का यूज किया जाता है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो बाहर कोई भी जो रैली वगैरह हो रही है वहां पे इस टाइप के जो साइन यूज किए जाते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट उनको क्रिटिसाइज करती है कि इस जो साइन का क्या डिसरिस्पेक्ट मत करो। जो आपका जो हिटलर ने जो साइन यूज किया था वो थोड़ा सा टिल्टेड था, ठीक है, वो कुछ इस टाइप का था, ऐसे टिल्टेड था। ये बिल्कुल ही आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो ये स्वास्तिक जो हिंदुइज्म का जो स्वास्तिक है जो आप घरों में देखते हैं, जो गुड लक के लिए बनाया जाता है आपका, उससे बहुत ही डिफरेंट है। तो इस टाइप के सिंबल आपने हिटलर के जो फ्लैग है उस पर देखे। लीडरशिप स्टाइल के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो फासिज्म आपका किस पे फोकस करता है, स्ट्रॉन्ग लीडर पे फोकस करता है। ठीक है, क्योंकि एक ही लीडर के हाथ में, आपका स्टेट के बारे में तो बात करता है लेकिन एक ही लीडर के हाथ में पावर होनी चाहिए, इस बारे में बात करता है। नाजिज्म क्या करता है कि ये आपका, एक तो हिटलर को जाना जाता था फूर के नाम से, ठीक है, फूर, तो उसका मतलब बेसिकली क्या है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है लीडर। ठीक है, जो एम्फेसाइज करता है आपके एब्सोल्यूट लॉयल्टी टू द इंडिविजुअल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फासिज्म, क्योंकि फासिज्म जैसा कि मैंने बताया कि जब सैमुअल पी हंटिंगटन के बारे में जब हम बात करते हैं तो 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी देते हैं, जिसमें पहली जो डेमोक्रेटिक वेव्स की डेमोक्रेसी कौन कौन सी कंट्री में आई है, तो पहला वो बताते हैं कि जो पहली डेमोक्रेटिक वेव्स आपकी आती है यूएस में आती है और वेस्टर्न यूरोप में आती है। ठीक है, और वेस्टर्न यूरोप में उसके बाद एक रिवर्स वेव आती है और रिवर्स वेव भी वहीं पर आती है और उसकी वजह से आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपकी रिवर्स वेव आती है, जिसमें दोबारा से डेमोक्रेसी को कुछ कंट्रीज में हटा के डिक्टेटर से फिर से आ जाती है, जिसका परफेक्ट एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दिया ही है कि आपका एक तो जर्मनी हो गया नाजिज्म, इटली हो गया आपका, ठीक है, फासिज्म हो गया, और उसके अलावा फ्रांस हो गया, पुर्तगाल हो गया, अर्जेंटीना, ये सब एग्जांपल मैंने आपको दिए थे। ये सब आपके क्या है, रिवर्स वेव के क्या है, एग्जांपल है कि जहां पे डेमोक्रेसी को हटा के क्या कर दिया जाता है। बेसिकली इटली और जर्मनी में रिवर्स वेव में डेमोक्रेसी को हटा के क्या है, डिक्टेटर से फिर से आ जाती है। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि जो फासिज्म इटली में आया ही क्यों, जब वहां पे डेमोक्रेसी आ गई थी तो उसके बाद भी ये फासिज्म जो डिक्टेटरशिप की आइडियोलॉजी है वो वहां पे फ्लरिश कैसे करती है। तो सबसे पहला तो आता है आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद की जो कंडीशंस है, उसकी वजह से क्या होता है, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या होता है, जो इकोनॉमी है वो काफी ध्वस्त हो जाती है। तो आपका इकोनॉमिक हार्डशिप हो गया, सोशल अनरेस्ट हो जाता है सोसाइटी में, ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट है ना उसके खिलाफ आपका क्या है, ट्रस्ट, मतलब जो सोसाइटी में जो ट्रस्ट है वो डेवलप नहीं हो पाता। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो साइन होती है आपकी, उसमें जो इटली के लोग हैं वो फील करते हैं कि इसमें हमारे पास इस ट्रीटी में हमारे साथ क्या हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, हम डिजर्व करते हैं ज्यादा टेरिटरी, ठीक है, और फ्यूलिंग नेशनल सेंटिमेंट्स। तो इसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये ट्रीटी है ना, ये हमारे खिलाफ एक धोखा है और इसलिए जो नेशनल सेंटिमेंट्स जाग उठता है, ठीक है। और इकोनॉमिक क्राइसिस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर आपका खत्म हुआ है और जो जिस हिसाब की जो इकोनॉमी है वो आपकी ध्वस्त हो चुकी है, उसकी वजह से एक तो बेरोजगारी बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन आपका बढ़ जाता है, और जो इंडस्ट्रियल शिफ्ट क्रिएटेड ए फर्टाइल ग्राउंड फॉर आपका रेडियल डेवलपमेंट मोमेंट्स की, जिस हिसाब के जो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी उसके साथ साथ चल रहा है, तो इनइक्वालिटी आपको सोसाइटी में हम देखते हैं, उसकी वजह से ही आपका क्या होता है, वहां पे जो सोसाइटी में अनरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। फियर ऑफ कम्युनिज्म, क्योंकि हम देखते हैं कि आपका जो रशियन रेवोल्यूशन होता है, ठीक है, और फियर ऑफ कम्युनिस्ट अपराइजिंग इन इटली, कि उसके साथ साथ उस आइडियोलॉजी से भी लोग क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। वीकनेस ऑफ लिबरल गवर्नमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट जो डेमोक्रेटिक वेव जो मैंने आपको बताया कि आपका सैमुअल पी हंटिंगटन देते हैं कि यहां पे कुछ कंट्रीज है जहां पे क्या है, डेमोक्रेसी आई है, लेकिन डेमोक्रेसी को हटा के फिर से क्या हो जाता है, डिक्टेटरशिप आ जाती है। तो ये बताते हैं कि जब जो डेमोक्रेसी आई थी, जो लिबरल जो गवर्नमेंट उन कंट्रीज में आई थी, वहां पे वो थोड़ी वीक थी, ठीक है। वो बताते थे कि एग्जिस्टिंग जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना वो क्या है, इनइफेक्टिव है, करप्शन है वहां पे, और लीडिंग इसकी वजह से अब वहां पे क्या है, एक तो ऑलरेडी जो सिस्टम है वो क्या है, इनइफेक्टिव है, दूसरा वो करप्ट भी है। तो इसकी वजह से जो आपका जो सोसाइटी में क्या होता है, उसके जो ट्रस्ट है ना, जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ जो ट्रस्ट है वो बन नहीं पाता, और इसलिए जो रिवोल्ट की भावना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। सोशल अनरेस्ट, जैसा कि हमने देखा कि सोसाइटी में क्या है, उठापटक चल जाती है कि जो लेफ्टिस्ट है, राइटिस्ट है, उस आइडियोलॉजी के जो लोग हैं वो एक दूसरे में
क्लैश कर जाते हैं। जो अभी रिसेंट में भी आप यदि फ्रांस की न्यूज़ आप फॉलो करते हैं तो वहाँ भी अभी पीछे इलेक्शन हुए थे, उसमें भी यही देखने को मिला था। लेफ्ट और राइटिस्ट जो आइडियोलॉजिकल जो लोग थे वो काफ़ी रेडिकल हो जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ सोसाइटी में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं। अब निकल के आता है कि एक ऐसा चेहरा जिसकी तरफ सब देखते हैं, ठीक है, जिसको लीडरशिप बोलते हैं, करिस्मेटिक लीडरशिप। जैसे इंडिया में हम गांधी जी को देखते हैं, यहाँ पे इटली में देखा जाता है मसलनी को, कि यहाँ जो सोसाइटी में जो उठापटक चल रही है, जो गड़बड़ चल रही है आपका ये। लेकिन कमाल की बात ये है कि ये डेमोक्रेसी के नाम पे ही एंटर करते हैं, लेकिन जैसे ही ये पावर अपने पास रखते हैं, जैसे इनको पावर मिलती है तो ये डेमोक्रेसी को हटा देते हैं और डिक्टेटरशिप अपनी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन शुरू में जब मसलिनी को देखा जाता है कि ये आदमी ऐसा है, प्रोमिसिंग आदमी है और ये क्या कर सकता है, जो सोसाइटी में उठापटक चल रही है इटली में बेसिकली उसको खत्म कर सकता है, जो सोशल अनरेस्ट है उसको खत्म कर सकता है, करप्शन है उसको खत्म कर सकता है, इसलिए यहाँ पे मसलिनी को एंट्री मिलती है। उसके बाद आपका एक तो मिलिटराइजेशन और नेशनलिज्म, एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज बेसिकली वहाँ पे जो सोसाइटी है बेसिकली उसमें सिक्योरिटी की क्या होती है, एक डिस्ट्रस्ट होता है कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो भी क्या हो सकती है, खतरे में आ सकती है। इसलिए जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है ना उस पर आपका फोकस किया जाता है। नेशनल प्राइड आपका मेनली जो इटली में जो लोग रहते हैं, एक तो क्या होता है कि जब जो आपके देशभक्ति एक अलग ही पीक पे होती है ना, नेक्स्ट लेवल पे, तब ऐसी चीजें होती है, ठीक है। और इसमें क्या आता है, नेक्स्ट आपका आता है सपोर्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट एंड लैंड ओनर्स। बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक एलीट्स है ना वो भी सपोर्ट करते हैं फासिज्म आ जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी सोसाइटी में क्या है, एक तो वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है, ठीक है, आपकी इकोनॉमी बिल्कुल खत्म है, दूसरा आपका क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तीसरा क्या है कि वहां पे बेरोजगारी है, ठीक है, तो उसकी वजह से सोसाइटी में क्या है, अनरेस्ट है। अब ऐसे सिस्टम में क्या इंडस्ट्री चलेगी अच्छे से, इसलिए वो चाहते हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट इटली में आए। इसकी वजह से ही जो लैंड ओनर और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो आपके फासिज्म को एक हिसाब से सपोर्ट करते हैं। अभी हम क्रिटिसिज्म में देखेंगे कि लास्की भी इसको क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि लास्की जब हमने जो मॉडर्न लिबरलिज्म पढ़ा था तो उसमें हमने लास्की पढ़ा था और उनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, तो वो सब हमने लास्ट वीडियो में अपना कवर कर लिया। यूज ऑफ वायलेंस, ठीक है, जिसमें बेसिकली जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो आपकी लिबरल और डेमोक्रेटिक पार्टीज थी उसके अगेंस्ट दो आपके जो ब्लैक शर्ट्स, ठीक है, जो कि एक स्क्वाड थी आपकी किसकी, जो मसलिनी की थी, वो उनके खिलाफ खड़ी होती है और बेसिकली उनको वहां से हटा देती है। ऐसा ही हमने कहां पे देखा था, माओइज्म में भी देखा था कि माओइज्म की जो उनकी पार्टी थी, वो जो मेन जो पार्टी थी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करती थी उसको उखाड़ फेंकती है और आज के टाइम पे वो पार्टी उसको शिफ्ट करके मेनलैंड चाइना से उसको भगा दिया जाता है ताइवान में। आज वो पार्टी ताइवान में गवर्न करती है, लेकिन जो आपकी माओ जो पार्टी आपकी स्टैब्लिश करते हैं वो आज तक भी उसी हिसाब से गवर्न करती है, जो कि हमने जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में माओइज्म हमने किया था वो सब हमने उस वीडियोज में मैंने आपको बता दिया था। इसीलिए मैं बताता हूं कि सभी वीडियोज एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। जब भी हम किसी वीडियो को, एकदम ऐसा नहीं होगा कि ये एकदम फ्रेश वीडियो होगी, इसके बारे में ना कभी पीछे बात होगी ना कभी आगे बात होगी, हर वीडियोज एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। तभी मैं कहता हूं कि यदि आप पॉलिटिकल ट्रेडिशन या पॉलिटिकल थ्योरी आप कर रहे हैं तो उससे पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आप अच्छे से कर लें, तब जाके आपको लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म और फासिज्म जब हम कर रहे हैं तब जाके आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अब जो स्कॉलर है बेसिकली जो फासिस्ट आइडियोलॉजी एक इस हिसाब को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका नीड्स से आता है, जिसमें उनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है, जो स्टेटमेंट है गॉड इज डेड और विल टू पावर। बेसिकली गॉड इज डेड, तो जब हम नीड्स से जब पोस्ट मॉडर्निज्म हम करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि गॉड इज डेड का बेसिकली वो कॉन्सेप्ट क्यों देते हैं, क्योंकि उनके फादर क्या है, एक पादरी होते हैं और वो काफी, जब वो बचपन से ही नीचे देखते हैं कि वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो मौत होती है वो बहुत ही भयावक होती है। तो नीचे कहता है कि आप भगवान के इतने बड़े भक्त हो, इसके बावजूद भी आपकी इतनी बुरी तरह मौत हुई है, तो मतलब भगवान नहीं है, ठीक है। तो वो सब ठीक है, हम जब नीचे के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से डिस्कस करूंगा। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि ये आइडियोलॉजीज भी कहीं ना कहीं आपका जो फासिस्ट जो थिंकिंग है उसको क्या करती है, प्रमोट करती है। आपका बर्गसन हो गया, जिसमें आपका वो थ्योरी ऑफ विटेलिटी देता है कि जो पर्सन की जो अचीवमेंट्स है ना वो उसके पैशन की वजह से है और किसी वजह से नहीं है, कि जो उसका पैशन होगा ना, जिस टाइप का उसका पैशन होगा वही वो चीज क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा। सोरेल का है, जिसमें वो उनकी जो इंपॉर्टेंट बुक है रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस, जिसमें वायलेंस को क्या करते हैं, वो जस्टिफाई करते हैं वायलेंस को। क्योंकि उनका मानना है कि आदमी रैशनल नहीं है, इसलिए वॉयलेंस करना क्या है, जरूरी है, वो वॉयलेंस को जस्टिफाई करते हैं। तो इसी से हमें क्या आती है, जो फासिज्म आइडियोलॉजी की बू आती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने जो फासिज्म और नाजिज्म के बारे में डिफरेंस हमने देखा, अब हम देखते हैं वैसे वर्सेस नहीं है, बेसिकली सिमिलैरिटी,
कि मसलिनी और इटली के बीच में क्या जो मसलिनी और हिटलर के बीच में सॉरी क्या सिमिलैरिटीज है। जहां पे हिटलर को आपको मैंने बताया था फूरर बोला जाता है बेसिकली, जिसका मतलब होता है लीडर, और मसलिनी को बोला जाता है सेकंड ड्यूस, मतलब सेकंड लीडर। ठीक है, मसलिनी का स्लोगन है 1789 इज डेड। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, काफी आपका इंपॉर्टेंट है। 1789 इज डेड। 1789 का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि वहां पे जो पुरानी जो थिंकिंग थी, जो जिस हिसाब के फ्यूडलिज्म वगैरह रीति रिवाज थे, उसको उखाड़ फेंका गया, और जो पॉपुलर सॉवरेनिटी डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपकी स्टैब्लिश की जाती है, जिसमें आपका फ्रेटर्निटी वगैरह ये कॉन्सेप्ट भी अपना हम वहां से अपने प्रियम्बल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। और जैसे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन रूसो नजर आते हैं। तो रूसो जैसे ही आपके दिमाग में रूसो आते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है? डायरेक्ट पॉपुलर सॉवरेनिटी और डायरेक्ट आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। लेकिन मसलिनी क्या कहते हैं? 1789 इज डेड। वो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन को, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो एंशियंट जो आपके हेरिटेज जो सिस्टम चलता आ रहा था, उसको क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। इसलिए जब हमने मसलिनी के बारे में पढ़ा था, तब मैंने बताया था कि ये जो पुरानी जो आइडियोलॉजीज थिंकिंग है, उसको क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। हिटलर का स्लोगन था कि डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड, जो पुराना क्रिएशन है, क्रिएशन ऑफ न्यू मैन, कि जो पुराने टाइप का आदमी है उसको क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। बेसिकली डेमोक्रेसी को ही क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। और क्रिएशन क्या करना पड़ेगा? न्यू मैन, न्यू सोसाइटी, न्यू ऑर्डर दैट विल हिटलर यूज टू कॉल मोमेंट क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ठीक है, जिसका नाम वो देते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, कि हम जो डिस्ट्रक्शन जो डेमोक्रेसी है ऑलरेडी उसको डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नेगेटिव है, उसको वो पॉजिटिवली बताने की बात करता है, कि एक नैरेटिव ऐसा लोगों के दिमाग में डालता है कि ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है, एक नया टाइप का सोसाइटी, एक नया टाइप का आदमी बनाया जा रहा है। ठीक है, दोनों ही दे आर टॉकिंग अबाउट, दोनों ही आपका स्टेट के बारे में बात करते थे, और बेसिकली स्टेट के बारे में तो बात करते थे, लेकिन वो मेनली फोकस किस में थे? कि किसी एक लीडर के हाथ में पावर हो। जैसे जर्मनी में आपका हिटलर के हाथ में है और इटली में आपका मसलिनी के हाथ में। फासिस्ट क्या करते हैं? आपका स्टेट का क्या करते हैं? स्टेट को पहले रखते हैं। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि वो स्टेट को प्रायोरिटी पहले देते हैं इंडिविजुअल से। इसीलिए ऐसे ही प्लेटो भी करता था कि स्टेट को प्रायोरिटी देता था इंडिविजुअल से। ठीक है, फिलोसोफर किंग के हाथ में सारी पावर देता था। तो इसीलिए प्लेटो को भी क्या बोला जाता था? फर्स्ट फासिस्ट बोला जाता था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो कौन कौन, जो पहले भी हमने देखे हैं कि भाई हिटलर मसलिनी वगैरह किस पे फोकस करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी एड ऑन किया है मैंने। जैसे हिटलर आपका रेस पे फोकस करता है, मसलिनी आपका स्टेट पे फोकस करता है, और स्टालिन आपका क्लास पे फोकस करता था। ठीक है, और तालिबान आज के टाइम पे जैसे हम देखते हैं कि अफगानिस्तान से आपका यूएस पुल आउट करता है, और उसके बाद जो तालिबान दोबारा से स्टैब्लिश हो जाता है, और ये किस चीज का जो अपना नैरेटिव लेके चलता है कि हम इसलिए हैं ताकि धर्म को क्या कर सके? प्रमोट कर सके। धर्म जो मुस्लिम धर्म है उसका सही से ऑल ओवर द कंट्री, जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सही से फॉलो नहीं कर रही हैं। हम बताएंगे कि क्या सही है मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां वो इस जो नैरेटिव है इसका सहारा लेते हैं। हिटलर आपका रेस का सहारा लेता है कि जर्मन जो है वो ही प्योर रेस है, और जर्मनी में क्या है? जो बाकी यहूदी वहूदी हैं उनको मार गिराओ और इनको बाहर भगाओ सभी को। मसलिनी आपका स्टेट का कॉन्सेप्ट देते हैं कि स्टेट पावरफुल होना चाहिए। इसी से वो बेसिकली जितना स्टेट आपका पावरफुल होगा उसी हिसाब की जो स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो आपकी जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह, एम्प्लॉयमेंट वगैरह, जो भी क्रिएशन है वो आपकी सही से चलेगी। ठीक है, स्टालिन आपका क्लास पे फोकस करता है। तो इसी हिसाब से देखते हैं कि अलग अलग डिक्टेटर से अलग अलग जो कंट्रीज में जो डिक्टेटरशिप है वो किन स्पेसिफिक चीजों का सहारा लेती है। अब जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फासिज्म पे, सबसे पहला तो आता है आपका लास्की का। लास्की क्या कहता है कि जो फासिज्म वाज द लास्ट एंड डेस्परेट अटेम्प्ट बाय कैपिटलिस्ट टू प्रोटेक्ट कैपिटलिज्म, कि यहां पे उल्टा बता रहे हैं। बेसिकली लास्की अपने हिसाब से क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि फासिज्म ही क्या है, किसका लाया गया है? कैपिटलिज्म का लाया गया है। जैसे हमने देखा था, मैंने आपको बताया कि जब अभी पहले हमने एक पॉइंट देखा था ना, जिसमें हमने देखा था कि जो फासिज्म को लाने के लिए जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट और आपके लैंड ओनर्स ही क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। इसी स्टेटमेंट को आगे ले जाके लास्की कहता है कि फासिज्म को लाने में, सोसाइटी में लाने के लिए जो जिम्मेवार है वो आपके क्या है? कैपिटलिस्ट हैं। और कैपिटलिस्ट ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें कैपिटलिज्म को बचाना था। ठीक है, नोल्ट भी आप इस बारे में बात करते हैं, नोल्ट भी आपके थिंकर हैं, वो बताते हैं कि राइज ऑफ फासिज्म ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस। ये तो हमने देखा है कि सोसाइटी में क्या है? इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और डेमोक्रेसी क्या है? नई डेमोक्रेसी आई है, वो मैच्योर नहीं है। तो इसलिए वहां पे क्या आ जाता है? डिक्टेटर से फिर से स्टैब्लिश हो जाती है, रिवर्स डेमोक्रेटिक जो वेव आती है। ठीक है, एरिक जो आपके फ्रैंकफर्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं, फ्रैंकफर्ट स्कूल से ही आपकी जो क्रिटिकल थ्योरी निकल के आई थी। ठीक है, नियो मार्क्सिज्म जब हमने किया था, ये देते हैं अपना कॉन्सेप्ट ऑफ फियर ऑफ फ्रीडम बेसिकली। ठीक है, इसमें आदमी क्या है कि जब आदमी को जैसे ही डेमोक्रेसी आती है आपका, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एकदम से आपको सभी को आजादी मिल जाती है। तो ज्यादा आजादी मिलती है तो आदमी के अंदर से एक डर भी उठने लगता है
कि सभी इतने आज़ाद हैं, कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए, कहीं मुझसे जो पावरफुल आदमी हो, क्योंकि सभी आज़ाद है, हो सकता है मुझसे भी कोई पावरफुल हो, वो मेरे साथ गलत कर दे। तो इसलिए क्या है, जो ह्यूमन का जो माइंड, आदमी का जो माइंड है ना, उसमें आज़ादी के साथ साथ एक डर भी उठता है, फियर ऑफ फ्रीडम, कि कहीं मुझसे जो मजबूत आदमी, ताकतवर आदमी है, वो मेरे साथ गलत ना कर दे, क्योंकि सभी के पास क्या है, आज़ादी है। तो पीपल वांट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, कि इस चीज़ से बचने के लिए आदमी, वहाँ जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, वो किस चीज़ की डिमांड करते हैं, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की डिमांड करते हैं। किस लिए? सिक्योरिटी के लिए डिमांड करते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे एरिक बताने की बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे यदि आप किसी आदमी को एक्सट्रीम फ्रीडम दोगे, उसका ऐसा नहीं है कि वो फ्रीडम को एंजॉय करेगा, उसके साथ साथ उसके दिमाग में एक डर भी साथ साथ क्या होगा, डेवलप होगा। वो डर क्या होगा कि कहीं मुझसे मजबूत आदमी क्या मेरे साथ गलत ना कर दे, क्योंकि सभी क्या है, आज़ाद है, कोई कुछ भी कर सकता है। थॉमस ब्लूम यहाँ पे आपका वो बुक देते हैं, आपका सैफरन वेव। बेसिकली सैफरन वेव का मतलब यही है, इस वर्ड से आप सैफरन से समझ गए होंगे, वो इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली उसी के पैरेलल देते हैं। आपका जो सैमुअल पी हंटिंगटन आपकी 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी देते हैं, उसी में जो थॉमस ब्लूम है आपका, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं, सैफरन वेव। आपका क्रिस्टोफ जेफरलेट, इनकी जो बुक है उसका नाम है इंडिया द मेजोरिटेरियन स्टेट। ठीक है, इसमें भी ये इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं कि जहां इंडिया में जो मेजोरिटी है ना, उसी की पावर चलती है, जो माइनॉरिटी है उसका कुछ नहीं है, उसको कुछ भी राइट्स प्रोवाइड नहीं किए गए। हैना एरेंट भी आपके नाजिज्म और स्टालिनिज्म को क्या क्या बताती है, टोटलिटेरियन मूवमेंट बताती है कि ये क्या करते हैं, कि ये पर्सनल लाइफ को भी क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। जो इंडिविजुअल की पर्सनल लाइफ है उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है नाजिज्म और स्टालिनिज्म, जहां पे नाजिज्म जो आपका रेस पे फोकस करता है और स्टालिन आपके क्लास पे फोकस करता है। ठीक है, यहाँ पे यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हैना एरेंट किन दो जो आपकी डिक्टेटरशिप आइडियोलॉजी हैं उनको टोटलिटेरियन मूवमेंट बोलती है, तो आपका नाजिज्म और स्टालिनिज्म आएगा। उस ऑप्शन में आपको फासिज्म भी मिलेगा। ठीक है, फासिज्म पे टिक नहीं करना है, हमें देखना है सिर्फ नाजिज्म और स्टालिनिज्म। जब हैना एरेंट हमने किया था वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। खैर, तो यहाँ पे अपना जो मार्क्सिज्म, जो फासिज्म है, वो आपका क्या होता है, खत्म होता है। तो आशा करता हूं आपको जो डिफरेंस है, जो बहुत ही माइनर डिफरेंस है, वो आपको पता चला होगा। जो हिटलर की आइडियोलॉजी क्या है और जो मसलिनी की जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, आपको पता चला होगा कि कैसे जो इटली में जो रिवर्स वेव आती है डेमोक्रेसी के खिलाफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बेसिकली उसके बाद जो डेमोक्रेसी आती है और डेमोक्रेसी टूट के फिर से वहां पे क्या आ जाती है, डिक्टेटरशिप आ जाती है। वो क्यों आती है, वो सभी कारण हमने इसमें फोकस कर लिए हैं। ठीक है, तो ये आपका फासिज्म कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूं आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। मैं फिर से यही बात रिपीट करूंगा कि यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहां पे यस लिख सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कंटेंट थोड़ा और इंप्रूव किया जाना चाहिए इस तरीके से, तो भी आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में जो अपने सजेशन है वो प्रोवाइड करें, ताकि हम कंटेंट को एक अच्छा कंटेंट बना सके, इंप्रूव कर सकें। आपके जितने अच्छे फीडबैक होंगे उसी से मुझे पता चलेगा कि कंटेंट को और कितना इंप्रूव किया जा सकता है, किस टाइप से इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, और जो आपके साथी हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हैं, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।